नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग एक ब्राउजर है जिसमें 47 टैब्स खुले हैं और हर टैब चिल्ला रहा है, मुझे पहले देखो? हम सब के पास एक जैसी प्रॉब्लम है। काम इतना ज्यादा है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या पहले करें। रिजल्ट, हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, डेडलाइंस मिस होती है और रात को सोते वक्त भी दिमाग काम की लिस्ट चलाता रहता है। आज हम बात करेंगे डेविड एलन की वर्ल्ड फेमस किताब और मेथड गेटिंग थिंग्स डन (GTD) के बारे में। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लाखों प्रोफेशनल्स, COS और स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपना दिमाग खाली करने के लिए और रियल स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, माइंड लाइक वाटर। स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का असली मतलब। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, मतलब है अपने दिमाग को इतना क्लियर रखना कि आप सही वक्त पर सही चीज पर पूरा फोकस दे सकें बिना किसी और चीज की टेंशन के। डेविड एलन एक मार्शल आर्ट्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, माइंड लाइक वाटर। जब आप एक शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं, पानी एग्जैक्टली उतनी ही रिएक्शन देता है जितनी जरूरत है, ना ज्यादा ना कम, और फिर वापस शांत हो जाता है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी नए काम या इंटरप्शन पर सही रिएक्शन दे, फिर वापस काम हो जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों का दिमाग ओवर रिएक्ट करता है। छोटी सी ईमेल भी बड़ा स्ट्रेस बना देती है, क्योंकि उनका कोई ट्रस्टेड सिस्टम नहीं है जहां वो चीजें डाल सके। एलन अपने क्लाइंट्स का एग्जाम्पल देते हैं जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनके पास रिसोर्सेज और टीम है, फिर भी वो रात को 3 बजे उठकर एक छोटा सा काम याद करते हैं, जैसे डेंटिस्ट को कॉल करना है, और फिर सो नहीं पाते। वो काम खुद इतना बड़ा नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि उनका दिमाग उसे एक ओपन लूप मान रहा था जो बिना रिजॉल्व हुए उन्हें परेशान करता रहता। मान लीजिए 2 लोग हैं। पर्सन अपने सारे टास्क्स अपने दिमाग में रखता है। पर्सन भी हर चीज एक ट्रस्टेड सिस्टम जैसे नोटबुक या ऐप में डाल देता है। जब दोनों को एक अर्जेंट काम मिलता है, पर्सन का दिमाग पैनिक करता है, क्योंकि वो बाकी 20 टास्क्स भी याद रखने की कोशिश कर रहा है। पर्सन भी सिर्फ उस एक काम पर फोकस करता है, बाकी सब सेफ है सिस्टम में। ये कॉन्सेप्ट ज़ेगर्निक इफेक्ट से जुड़ा है। साइकोलॉजी में प्रूवन है कि अधूरे अनफिनिश्ड काम हमारे दिमाग में पूरे काम से ज्यादा जगह लेते हैं। जब तक कोई टास्क कैप्चर्ड और प्लान नहीं होता, दिमाग उसे बार बार रिमाइंड करता रहता है। जिस भी चीज ने आपका अटेंशन खींचा है, छोटा हो या बड़ा, उसे तुरंत कहीं लिख दे या किसी ऐप में डाल दे। इसका मतलब है अपने दिमाग को सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए यूज करना, स्टोरेज के लिए नहीं। अभी एक कागज उठाएं और अगले 2 मिनट में वो सारी चीजें लिखें जो आपके दिमाग में घूम रही है, चाहे वो कितनी भी छोटी या अजीब लगे। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में हर रोज जो भी टास्क या आइडिया आए, एक जगह नोटबुक या ऐप में लिखना शुरू करें। दिन 3 से 5 में दिन के एंड में अपनी लिस्ट देखें, कितने ओपन लूप्स थे जो आप भूल सकते थे। दिन 6 और 7 में नोटिस करें कि जब चीजें लिखी होती हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा फील होता है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में कैप्चर हैबिट बनाएं, हर ख्याल, टास्क, वरी को लिखना। वीक 2 में एक फिक्स्ड कैप्चर टूल चूज करें, जैसे एक नोटबुक या ऐप, और सिर्फ उसी में लिखें। वीक 3 में नोटिस करें कि नींद और फोकस में क्या फर्क आ रहा है। वीक 4 में अपना माइंड लाइक वाटर स्टेट ट्रैक करें। कितनी बार आप काम रिएक्शन दे पा रहे हैं वर्सेस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। रोज रात सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो कहीं लिखी नहीं है, और रिफ्लेक्ट करें। अगर आपका दिमाग सच में एक शांत तालाब बन जाए, तो आप अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा किस चीज पर लगाना चाहेंगे? अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर, कैप्चर। अपना सारा स्टफ बाहर निकालना।
हर वो चीज जो आपका अटेंशन खींचती है, चाहे वो काम हो, आइडिया हो या वरी हो, उसे अपने दिमाग से निकालकर एक ट्रस्टेड सिस्टम में डालना ही GTD का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। एलन इसे स्टफ कहते हैं। कुछ भी जो इनकम्प्लीट है और जिसका कोई क्लियर प्लेस डिसाइड नहीं हुआ। कैप्चर का रूल सिंपल है, कुछ भी जो आपके माइंड में है उसे तुरंत बाहर निकालो, चाहे वो एक ईमेल हो, एक बिजनेस आइडिया हो या गराज साफ करना है जैसा छोटा काम। सब कुछ एक कलेक्शन पॉइंट में जाना चाहिए, बिना जज किए कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। एलन बताते हैं कि जब लोग पहली बार GTD वर्कशॉप करते हैं और अपना टोटल कैप्चर करते हैं, मतलब लिटरली हर चीज लिखते हैं जो उनका अटेंशन ले रही है, तो उनकी लिस्ट अक्सर 100 से 150 आइटम्स तक पहुंच जाती है। और जब वो लिस्ट कंप्लीट होती है तो लोग कहते हैं, मुझे इतना हल्का कभी नहीं लगा। मान लीजिए एक इंसान जो सिर्फ इंपॉर्टेंट काम कैप्चर करता है, जैसे क्लाइंट मीटिंग या प्रोजेक्ट डेडलाइन, और एक दूसरा इंसान जो सब कुछ कैप्चर करता है, इंक्लूडिंग प्रिंटर कार्ट्रिज मंगवाना है या दोस्त को बर्थडे विश करनी है। दूसरा इंसान ज्यादा रिलैक्स रहता है क्योंकि उसका दिमाग किसी भी साइज के टास्क को ट्रैक नहीं कर रहा, सिस्टम कर रहा है। हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट वर्सेस अनइम्पॉर्टेंट फिल्टर नहीं कर पाता जब तक चीज कैप्चर ना हो जाए। छोटे से छोटा ओपन लूप भी उतनी ही मेंटल एनर्जी लेता है जितना बड़ा वाला, जब तक वो ट्रस्टेड सिस्टम में सेफ ना हो। 1 या 2 कैप्चर टूल्स फिक्स करें, जैसे फोन का नोट्स ऐप और एक फिजिकल नोटबुक। रूल ये हो कि जो भी टयाल आए वो तुरंत वहीं जाए, कहीं भी याद रखने की कोशिश ना करे। अभी अपने घर, ऑफिस, फोन, ईमेल सब जगह 10 मिनट दे और जो भी अनफिनिश्ड चीज दिखे उसे अपनी कैप्चर लिस्ट में डाल दे। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 और 2 में फुल माइंड स्वीप करें, जो भी याद आए लिखते जाए। दिन 3 से 5 में रोज नए आने वाले थॉट्स या टास्क्स को तुरंत कैप्चर करें। दिन 6 और 7 में देखें कि कैप्चर हैबिट नेचुरल बन रही है या नहीं। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 में कैप्चर टूल्स फाइनलाइज करें और उन्हें हमेशा साथ रखें। वीक 2 में हर दिन एंड में चेक करें, क्या कुछ कैप्चर होने से रह गया। वीक 3 में कैप्चर की स्पीड बढ़ाएं, जितना जल्दी हो सके लिखना। वीक 4 में कैप्चर अब एक ऑटोमेटिक हैबिट बन जानी चाहिए। रोज पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार अपने दिमाग में कुछ याद रखने की कोशिश की, उसकी जगह कैप्चर करने के बजाय, और खुद से रिफ्लेक्ट करें। अगर आप अपने दिमाग का एक भी कॉर्नर स्टोरेज के लिए यूज ना करें, तो वो जगह आप किस नए आइडिया के लिए खाली कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 की, क्लैरिफाई। इन को खाली करना। सिर्फ चीजें कैप्चर करना काफी नहीं, हर आइटम को प्रोसेस करना जरूरी है ताकि डिसाइड हो सके वो एक्शनेबल है या नहीं, और अगर है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्लैरिफाई स्टेप में आप अपने कैप्चर लिस्ट के हर आइटम को एक एक करके देखते हैं और पूछते हैं, क्या ये एक्शनेबल है? अगर नहीं तो उसे ट्रैश करें, समडे में भी लिस्ट में डालें या रेफरेंस के लिए फाइल करें। अगर हाँ तो डिसाइड करें कि इसका बिल्कुल नेक्स्ट फिजिकल एक्शन क्या है। एलन का फेमस 2 मिनट रूल यहां आता है। अगर काम 2 मिनट से कम में हो सकता है, उसे अभी कर दें। एलन एक क्लाइंट का किस्सा सुनाते हैं जिसकी एंट्री महीनों से भरी पड़ी थी। जब उन्होंने एक आइटम प्रोसेस किया, उन्हें पता चला कि 60% आइटम्स एक्चुअली 2 मिनट टास्क्स थे, जैसे एक क्विक रिप्लाई, एक छोटा सा फॉर्म फिल करना, जो सिर्फ इसलिए पेंडिंग थे क्योंकि कभी प्रोसेस ही नहीं हुए थे। अगर एक इंसान अपनी इनबॉक्स को सिर्फ देखता है बार बार, बिना कुछ डिसाइड किए, ईमेल वही की वही रह जाती है। दूसरा इंसान हर ईमेल को एक बार खोलकर तुरंत डिसाइड करता है, रिप्लाई करना है, डिलीट करना है या किसी टास्क लिस्ट में डालना है। पहला इंसान हमेशा ओवरवेल्म रहता है, दूसरे इंसान की इनबॉक्स कंट्रोल में रहती है। साइकोलॉजी में ये डिसीजन फटीग से बचने का तरीका है। जब आप एक ही बार में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, आप बार बार उस चीज को देखकर दोबारा सोचने की मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करते।
रोज एक फिक्स टाइम निकालें अपनी कैप्चर लिस्ट प्रोसेस करने के लिए। हर आइटम के लिए सिर्फ एक बार डिसाइड करें एक्शनेबल है या नहीं, और अगर है तो नेक्स्ट एक्शन क्या है। अभी अपनी लिस्ट से सिर्फ 5 आइटम्स उठाएं और हर एक के लिए डिसाइड करें कि अगला फिजिकल एक्शन क्या होगा। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में 2 मिनट रूल प्रैक्टिस करें। छोटे काम तुरंत निपटा दें। दिन 3 से 5 में बाकी आइटम्स के लिए क्लियर नेक्स्ट एक्शन लिखें। दिन 6 और 7 में देखें कि प्रोसेसिंग के बाद लिस्ट कितनी छोटी फील होती है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में डेली प्रोसेसिंग टाइम फिक्स करें। वीक 2 में हर आइटम को एक्शनेबल वर्सेस नॉन एक्शनेबल में सॉर्ट करना प्रैक्टिस करें। वीक 3 में 2 मिनट रूल को हैबिट बनाएं। वीक 4 में नोटिस करें कि आपकी इंट्रे अब कभी भी बहुत भरी नहीं रहती। रोज पूछें, क्या मेरी कैप्चर लिस्ट में कोई आइटम है जो मैंने अभी तक प्रोसेस नहीं किया? और रिफ्लेक्ट करें, आपकी लिस्ट में सबसे पुराना पेंडिंग आइटम कौन सा है और वो अभी तक अनप्रोसेस्ड क्यों है। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, ऑर्गेनाइज, सही बकेट्स बनाना। हर क्लैरिफाइड आइटम को एक स्पेसिफिक सही जगह पर ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, ताकि जब जरूरत हो आप एग्जैक्टली वही देखें जहां वो होना चाहिए। एलन एक क्लियर सिस्टम सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जैसे कॉल्स, कंप्यूटर या एरेंड्स। प्रोजेक्ट्स लिस्ट, किसी भी काम के लिए जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स हो। वेटिंग फॉर लिस्ट, जो काम आपने किसी और को दिया है। समडे मे बी लिस्ट, जो काम आप फ्यूचर में कभी करना चाहेंगे। कैलेंडर, सिर्फ उन चीजों के लिए जो एक स्पेसिफिक डेट या टाइम पर करनी है। कैलेंडर का यूज सिर्फ हार्ड लैंडस्केप मतलब फिक्स्ड अपॉइंटमेंट्स के लिए होना चाहिए, ना कि जनरल टू डू आइटम्स के लिए। एलन बताते हैं कि बहुत लोग अपना कैलेंडर टू डू आइटम से भर देते हैं, जैसे रिपोर्ट लिखनी है को मंडे की डेट पर डाल देना। रिजल्ट, जब मंडे बिजी हो जाता है और टास्क नहीं होता, पूरा कैलेंडर सिस्टम अनट्रस्टवर्दी लगने लगता है। मान लीजिए एक इंसान सब कुछ एक ही जेनेरिक टू डू लिस्ट में डालता है, चाहे वो फोन कॉल हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट। दूसरा इंसान अपनी लिस्ट्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। जब वो कार में हो सिर्फ कॉल्स लिस्ट देखता है, जब कंप्यूटर पर हो कंप्यूटर टास्क्स देखता है। दूसरा इंसान ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि उसके पास हर सिचुएशन के लिए एग्जैक्ट सही लिस्ट होती है। साइकोलॉजी में ये कैटेगराइजेशन का प्रिंसिपल है, जब ऑप्शंस कम और रेलेवेंट होते हैं, जैसे सिर्फ वही टास्क्स जो अभी की सिचुएशन में हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट और इजी हो जाती है। अपनी लिस्ट्स को कैटेगरीज में बांटें। नेक्स्ट एक्शंस, प्रोजेक्ट्स, वेटिंग फॉर और समडे मे बी। कैलेंडर सिर्फ फिक्स टाइम चीजों के लिए यूज करें। अभी अपनी करंट टू डू लिस्ट उठाएं और उसे इन 4 कैटेगरीज में बांट दें। अभी करने वाले काम, प्रोजेक्ट्स, किसी और का वेट और बाद में सोचने वाले। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी सारी लिस्ट्स सेटअप करें, फिजिकल या डिजिटल। दिन 3 से 5 में हर नए टास्क को सही लिस्ट में डालना प्रैक्टिस करें। दिन 6 और 7 में कैलेंडर को सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए यूज करना शुरू करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में सिस्टम सेटअप और ऑर्गेनाइज करें। वीक 2 में कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स, कॉल्स, एरेंड्स, कंप्यूटर रिफाइन करें। वीक 3 में वेटिंग लिस्ट को रेगुलरली अपडेट करें। वीक 4 में नोटिस करें कि सही बकेट होने से डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट हो गई है। रोज पूछें, क्या मेरी कोई लिस्ट इतनी भारी हो गई है कि वो यूजफुल नहीं रही? और रिफ्लेक्ट करें, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मिसप्लेस्ड चीज क्या है जो गलत जगह ऑर्गेनाइज होने की वजह से बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलिए बात करते हैं चैप्टर 5 की, रिफ्लेक्ट, वीकली रिव्यू की पावर। सिस्टम सिर्फ तभी ट्रस्टवर्दी रहता है जब आप उसे रेगुलरली रिव्यू करें। वीकली रिव्यू जीटीडी का बैकबोन है। वीकली रिव्यू में आप अपनी सारी लिस्ट्स, नेक्स्ट एक्शंस, प्रोजेक्ट्स, वेटिंग फॉर, समडे मे बी और कैलेंडर एक एक करके देखते हैं। आप अपनी इनबॉक्स क्लियर करते हैं, प्रोजेक्ट्स अपडेट करते हैं
और डिसाइड करते हैं कि अगला हफ्ता कैसे प्लान करना है। एलन कहते हैं कि बिना वीकली रिव्यू के पूरा जीटीडी सिस्टम धीरे धीरे ट्रस्ट खोना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको यकीन नहीं रहता कि सिस्टम में सब कुछ अपडेट है। एलन एक एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल देते हैं जो अपना जीटीडी सिस्टम फॉलो करता था, लेकिन वीकली रिव्यू स्किप कर देता था। कुछ हफ्तों बाद उसका सिस्टम पुराना फील होने लगा। प्रोजेक्ट्स लिस्ट आउटडेटेड थी, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क्स कैप्चर ही नहीं हुए थे। जैसे ही उसने वीकली रिव्यू दोबारा स्टार्ट किया, उसका पूरा सिस्टम फिर से अलाइव और ट्रस्टवर्दी फील होने लगा। अगर एक इंसान वीकली रिव्यू करता है, हर फ्राइडे 1 घंटा निकालकर अपनी सारी लिस्ट्स चेक करता है, दूसरा इंसान जो कभी रिव्यू नहीं करता, उसका सिस्टम धीरे धीरे बिखरने लगता है और वो फिर से पुरानी सब कुछ दिमाग में रखने वाली आदत में वापस चला जाता है। साइकोलॉजी में रेगुलर रिव्यू कॉग्निटिव क्लोजर देता है। जब आप जानते हैं कि हर हफ्ते एक फिक्स टाइम पर सब कुछ दोबारा चेक होगा, आपका दिमाग बीच हफ्ते में भी ज्यादा रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसे पता है एक सेफ्टी नेट है। हर हफ्ते एक फिक्स दिन और टाइम चूज करें सिर्फ रिव्यू के लिए, जिसमें आप अपनी सारी लिस्ट्स, कैलेंडर और प्रोजेक्ट्स को देखें और अपडेट करें। इस हफ्ते के लिए अभी एक 35 से 60 मिनट का स्लॉट फिक्स करें वीकली रिव्यू के नाम से। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 से 3 में अपना पहला मिनी रिव्यू करें। सिर्फ नेक्स्ट एक्शंस और प्रोजेक्ट्स लिस्ट देखें। दिन 4 से 6 में कैलेंडर और वेटिंग फॉर लिस्ट भी इंक्लूड करें। दिन 7 में पहला फुल वीकली रिव्यू कंप्लीट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 में पहला स्ट्रक्चर्ड वीकली रिव्यू करें। वीक 2 में रिव्यू को रिफाइन करें, देखें क्या मिस हो रहा था। वीक 3 में रिव्यू को एक फिक्स्ड रिचुअल बनाएं, सैम डे सैम टाइम। वीक 4 में नोटिस करें कि सिस्टम पर ट्रस्ट कितना बढ़ गया है। हर फ्राइडे खुद से पूछें, क्या मैंने इस हफ्ते अपना रिव्यू किया और सिस्टम अब भी ट्रस्टवर्दी फील हो रहा है? और रिफ्लेक्ट करें। अगर आप हर हफ्ते अपनी जिंदगी का एक रीसेट बटन दबाते तो सबसे पहले आप क्या क्लियर करना चाहेंगे? अब बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर। एंगेज, सही एक्शन चूज करना। एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो असली काम है सही वक्त पर सही एक्शन चूज करना। एलन इसके लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं जब डिसाइड करना हो कि अभी क्या करें। एलन 4 क्राइटेरिया देते हैं। कॉन्टेक्स्ट, आप कहाँ हैं? क्या टूल्स अवेलेबल है? टाइम अवेलेबल, आपके पास कितना वक्त है? एनर्जी अवेलेबल, आप में कितनी एनर्जी है? प्रायोरिटी, कौन सा काम सबसे ज्यादा वैल्यू देता है? इन क्राइटेरिया को यूज करके आप अपनी नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट से सही काम चूज करते हैं जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में रियलिस्टिकली हो सकता है। एलन बताते हैं एक इंसान का किस्सा जो एयरपोर्ट में फ्लाइट का वेट कर रहा था। उसने अपनी लो एनर्जी, नो कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट देखी और अपनी लिस्ट से सिर्फ वही टास्क्स चूज किए जो बिना कंप्यूटर के लो एनर्जी स्टेट में हो सकते थे, जैसे पुराने ईमेल्स डिलीट करना या रीडिंग लिस्ट चेक करना इंस्टेड ऑफ बेकार में स्क्रॉल करते रहना। मान लीजिए एक इंसान बिना किसी फ्रेमवर्क के रैंडम टास्क चूज करता है जो भी सबसे पहले दिखे। दूसरा इंसान अपना कॉन्टेक्स्ट, टाइम और एनर्जी देखकर डिसाइड करता है। रिजल्ट, दूसरा इंसान अपना वक्त ज्यादा इफेक्टिवली यूज करता है क्योंकि वो सही काम सही मोमेंट पर कर रहा है। साइकोलॉजी में ये डिसीजन मेकिंग को कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड बनाता है। जब आप सभी ऑप्शंस के बजाय सिर्फ रियलिस्टिक ऑप्शंस देखते हैं जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, तो चॉइस पैरालिसिस कम होती है। किसी भी मोमेंट जब डिसाइड करना हो क्या करें, अपने आप से 4 सवाल पूछें। मैं कहाँ हूं? मेरे पास कितना टाइम है? मुझ में कितनी एनर्जी है? सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा काम देगा? अभी अपनी करंट सिचुएशन देखें और अपनी लिस्ट से एक टास्क चूज करें जो एग्जैक्टली अभी फिट बैठता है। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 और 2 में 4 क्राइटेरिया फ्रेमवर्क को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें। दिन 3 से 5 में नोटिस करें कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। दिन 6 और 7 में अपनी लिस्ट्स को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और रिफाइन करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 में फ्रेमवर्क को हर डिसीजन पर अप्लाई करें।
वीक 2 में अपनी लो एनर्जी और हाई एनर्जी टास्क लिस्ट्स अलग बनाएं। वीक 3 में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम करने की कोशिश करें। वीक 4 में देखें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन में क्या फर्क आया। दिन के एंड में पूछें, क्या मैंने आज अपने कॉन्टेक्स्ट, टाइम और एनर्जी के हिसाब से सही टास्क चूज किए? और रिफ्लेक्ट करें, आपका सबसे वेस्टेड टाइम कब होता है? क्या तब जब आप गलत कॉन्टेक्स्ट में गलत काम करने की कोशिश करते हैं? चलिए बात करते हैं चैप्टर 7 की, नेचुरल प्लानिंग मॉडल, प्रोजेक्ट्स को क्रिएटिवली कंट्रोल करना। कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए एक नेचुरल 5 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस होती है जो हमारा दिमाग ऑलरेडी यूज करता है, बस उसे कॉन्शियसली अप्लाई करना होता है। एलन ये 5 फेजेस देते हैं। पर्पस, ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? आउटकम विजन, सक्सेस कैसा दिखेगा? ब्रेनस्टॉर्म, सारे पॉसिबल आइडियाज। ऑर्गेनाइज, उन आइडियाज को स्ट्रक्चर देना। नेक्स्ट एक्शंस, पहला कॉन्क्रीट स्टेप। ये वही प्रोसेस है जो हम इनफॉर्मली यूज करते हैं जब हम जैसे डिनर प्लान करते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में हम इसे स्किप कर देते हैं और सीधा एक्शन में कूद जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन और डिले होती है। एलन एक टीम का एग्जाम्पल देते हैं जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी बिना क्लियर पर्पस या आउटकम विजन के। सिर्फ काम शुरू करो वाली अप्रोच थी। मीटिंग्स कंफ्यूजिंग थी, लोग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नेचुरल प्लानिंग मॉडल अप्लाई किया, पहले पर्पस और आउटकम क्लियर किया, पूरी टीम सडनली अलाइन हो गई। अगर एक इंसान सीधा किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देता है बिना क्लैरिटी के, रिजल्ट होता है कंफ्यूजन और रीवर्क। दूसरा इंसान पहले पर्पस और आउटकम डिफाइन करता है, फिर ब्रेनस्टॉर्म करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है। रिजल्ट, क्लियर डायरेक्शन और कम रीवर्क। साइकोलॉजी में ये गोल ग्रेडियंट और क्लैरिटी बायस से जुड़ा है। जब एंड आउटकम क्लियर होता है, दिमाग ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड स्टेप्स आइडेंटिफाई करने में बेटर परफॉर्म करता है। किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए सीधा एक्शन लेने से पहले 5 सवाल पूछें। पर्पस क्या है? सक्सेस कैसा दिखेगा? क्या आइडियाज है? उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करें? पहला नेक्स्ट एक्शन क्या है? अभी अपना एक पेंडिंग प्रोजेक्ट चूज करें और उसके लिए सिर्फ पर्पस और आउटकम विजन लिखें। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 और 2 में एक प्रोजेक्ट पर नेचुरल प्लानिंग मॉडल अप्लाई करें। दिन 3 से 5 में उस प्रोजेक्ट के लिए ब्रेनस्टॉर्म और ऑर्गेनाइज करें। दिन 6 और 7 में पहला नेक्स्ट एक्शन डिफाइन करके स्टार्ट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 में एक प्रोजेक्ट पर पूरा मॉडल अप्लाई करें। वीक 2 में दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी ट्राई करें। वीक 3 में इसे अपनी डिफॉल्ट प्लानिंग हैबिट बनाएं। वीक 4 में देखें प्रोजेक्ट्स कितनी जल्दी और क्लियरली मूव कर रहे हैं। हर नए प्रोजेक्ट के लिए पूछें, क्या मैंने इसका पर्पस और आउटकम क्लियरली डिफाइन किया है? और खुद से रिफ्लेक्ट करें, आपका कोई प्रोजेक्ट जो अभी अटका हुआ है, क्या उसका असली पर्पस आपको खुद क्लियर है? अब आते हैं चैप्टर 8 पर, द पावर ऑफ की प्रिंसिपल्स, कैप्चरिंग, नेक्स्ट एक्शन और आउटकम फोकस। GTD के 3 कोर प्रिंसिपल्स, हर चीज कैप्चर करना, हर चीज का एक क्लियर नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करना और आउटकम पर फोकस करना। जब कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाएं, तो वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड भी देते हैं। एलन जोर देते हैं कि ये 3 प्रिंसिपल्स इंडिविजुअली पावरफुल हैं, लेकिन साथ में ट्रांसफॉर्मेशनल है। कैप्चरिंग हैबिट दिमाग को फ्री करती है, नेक्स्ट एक्शन डिसीजन कंफ्यूजन खत्म करती है, क्योंकि हर टास्क का एक क्लियर, फिजिकल और डूएबल स्टेप होता है। आउटकम फोकसिंग इंश्योर करता है कि आप सिर्फ बिजी नहीं, प्रोडक्टिव, क्योंकि हर एक्शन एक क्लियर रिजल्ट की तरफ ले जा रहा है। एलन बताते हैं कि जब लोग ये तीनों प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं, उनका फीडबैक होता है। मुझे पहली बार लगा कि मैं कंट्रोल में हूं, काम मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा। ये सिर्फ टास्क कंप्लीशन की बात नहीं, बल्कि एक फंडामेंटली डिफरेंट रिलेशनशिप अपने काम के साथ है। मान लीजिए एक इंसान जिसके पास कैप्चरिंग हैबिट नहीं है, नेक्स्ट एक्शंस क्लियर नहीं है और आउटकम फोकस नहीं है, वो हमेशा रिएक्टिव रहता है।
डेडलाइंस के पीछे भागता है। दूसरा इंसान जिसने तीनों प्रिंसिपल्स इंटरनलाइज कर लिए हैं, वो प्रोएक्टिव है, काम है और कंसिस्टेंटली अपने गोल्स की तरफ मूव करता है। साइकोलॉजी में ये तीनों प्रिंसिपल्स मिलकर एक सेंस ऑफ कंट्रोल क्रिएट करते हैं, जो वेलबीइंग और रिड्यूस्ड एंजाइटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा कंट्रोल का एहसास, उतना कम स्ट्रेस। इन तीनों प्रिंसिपल्स को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं। तुरंत कैप्चर करो, हर टास्क का नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करो और हर काम को उसके आउटकम से जज करो। अभी अपनी करंट टास्क लिस्ट देखें, क्या हर आइटम का एक क्लियर नेक्स्ट एक्शन लिखा है? अगर नहीं तो अभी लिखें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में तीनों प्रिंसिपल्स को इंडिविजुअली रिवाइज करें। दिन 3 से 5 में रोज कॉन्शियसली इन तीनों को अप्लाई करें। दिन 6 और 7 में नोटिस करें कौन सा प्रिंसिपल आपके लिए सबसे चैलेंजिंग है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में कैप्चरिंग हैबिट को स्ट्रॉन्ग करें। वीक 2 में नेक्स्ट एक्शन क्लैरिटी पर फोकस करें। वीक 3 में आउटकम फोकस्ड थिंकिंग प्रैक्टिस करें। वीक 4 में तीनों प्रिंसिपल्स को एक यूनिफाइड सिस्टम में इंटीग्रेट करें। हर हफ्ते खुद को 1 से 10 पर रेट करें। मैं इन तीनों प्रिंसिपल्स को कितनी कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहा हूं, और रिफ्लेक्ट करें। अगर आप सिर्फ एक प्रिंसिपल, कैप्चर, नेक्स्ट एक्शन या आउटकम फोकस अपनी जिंदगी में परफेक्ट कर सके तो सबसे बड़ा फर्क कौन सा बनाएगा? तो दोस्तों, हमने देखा चैप्टर 1 माइंड लाइक वाटर। स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का मतलब है क्लियर दिमाग, सही रिएक्शन। चैप्टर 2 कैप्चर, हर चीज को दिमाग से निकालकर ट्रस्टेड सिस्टम में डालना। चैप्टर 3 क्लैरिफाई, हर आइटम को प्रोसेस करके नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करना। चैप्टर 4 ऑर्गेनाइज, सही बकेट्स में चीजें रखना। चैप्टर 5 रिफ्लेक्ट, वीकली रिव्यू से सिस्टम को ट्रस्टवर्दी बनाए रखना। चैप्टर 6 एंगेज, कॉन्टेक्स्ट, टाइम, एनर्जी और प्रायोरिटी देखकर सही एक्शन चूज करना। चैप्टर 7 नेचुरल प्लानिंग मॉडल, किसी भी प्रोजेक्ट को पर्पस से नेक्स्ट एक्शन तक ले जाना। चैप्टर 8 की प्रिंसिपल्स, कैप्चरिंग, नेक्स्ट एक्शन और आउटकम फोकस की कंबाइंड पावर। इस पूरी बुक का कोर 1 लाइन टेक अवे है, आपका दिमाग सोचने के लिए है, याद रखने के लिए नहीं। जो भी चीज आपका अटेंशन ले रही है उसे एक ट्रस्टेड सिस्टम में डाल दें और अपने दिमाग को सिर्फ करने के लिए फ्री छोड़ दें। अगर ये ऑडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो हमेशा बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव फील करता है। सब्सक्राइब करें एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को। याद रखिए, कंट्रोल अपनी जिंदगी का तब नहीं आता जब आप सब कुछ याद रखते हैं, बल्कि तब आता है जब आप सब कुछ एक ट्रस्टेड जगह रखकर अपने दिमाग को फ्री कर देते हैं। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद।